So now let's talk about the canonical form of elliptic partial differential equations. प्रीवियस लेक्चर्स में हम कैनोनिकल फॉर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में, जैकोबियन के बारे में, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पैराबोलिक और हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब जो हमने क्लासिफिकेशन करना होती है वो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं जी प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और प्रिंसिपल पार्ट ऐसा पार्ट होता है जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स अपेयर होते हैं। दिस इज आवर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, u सब डबल एक्स इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, और इसी तरह से u एक्स वाई जो है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है u का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, और u वाई वाई जो है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y के। इसके अलावा ये जो हमारे पास फंक्शन f है, इसमें तमाम जो है ये वाली टर्म्स आएंगी जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं यू एक्स यू वाई, एंड और ऐसी टर्म जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल है, या फिर ऐसी टर्म जिसे हम नॉन होमोजीनियस टर्म या फिर नॉन होमोजीनियस फैक्टर भी कहते हैं। उन सारी टर्म्स को हम एक फंक्शन या रिलेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे, बिकॉज नाउ वी आर कंसर्न विद दिस प्रिंसिपल पार्ट, बिकॉज यूजिंग दिस प्रिंसिपल पार्ट हम जो है डिस्क्रिमिनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो एलिप्टिक है, पैराबोलिक है या फिर हाइपरबोलिक है। प्रीवियस लेक्चर्स में इस बारे में भी बात कर चुके हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस ए सी है ये लेस देन ज़ीरो हो, यानी नेगेटिव हो, तो उस सूरत में जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी वो एलिप्टिक होगी। सेम इसी तरह से जब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 10 में सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए से ट्रांसफ़र किया गया, जिसमें हमने x को एक्साई में और y को ईटा में ट्रांसफ़र किया था, सो उस सूरत में हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 10 थी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रही थी। इसका मतलब है कि अगर इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास एलिप्टिक है तो इक्वेशन नंबर 10 भी एलिप्टिक ही होगी। अगर वो 1 हाइपरबोलिक है तो 10 भी हाइपरबोलिक होगी, 1 पैराबोलिक है तो 10 भी पैराबोलिक होगी। सो ये जो हमारी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इक्वेशन आई थी इसे 10 का नाम दे लिया था, जिसमें a बार b बार और c बार की कुछ रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं। इन्हें इक्वेशन नंबर 11, 12 और 13 से डिनोट किया गया है। अब हमें पता है कि इक्वेशन नंबर 1 जो है वो एलिप्टिक कब होगी, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन ज़ीरो रहेगा। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी रियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1 या 10 के लिए ऑब्टेन्ड नहीं होगी। और ये सिचुएशन जो है बी स्क्वायर माइनस ए सी लेस देन ज़ीरो के सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल होगा जब ए और सी आपस में बराबर होंगे और b इज ज़ीरो होगा। तो चलिए एक रफ सा व्यू ले लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि a और c का जो है बराबर होना क्यों ज़रूरी है और b हमारे पास ज़ीरो क्यों होगा, तो ही हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो ज़ीरो से लेस देन आएंगे या फिर उसके ऑपोजिट भी आ सकते हैं। ठीक है, सो अब देखिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस ए सी। बी स्क्वायर हमने यहाँ पे ज़ीरो लगा लिया, मतलब ये पोर्शन हमारे पास ज़ीरो हो गया, फिर माइनस एज इट इज़, और अगर ए और सी, ए नेगेटिव हो सी पॉजिटिव हो तो हमारे पास रिजल्टिंग आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव और नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। सो मतलब है कि जी यहाँ पे ज़ीरो माइनस और यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस, तो वो हो जाएगी जी एक पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो ना रहा तो मतलब फिर ये जो बी और ए सी के लिए चॉइसेस हमने चूज़ की हैं वो वर्केबल नहीं है। फिर इसी तरह से ठीक है हम कहते हैं कि चले बी ज़ीरो है, फिर माइनस, इसी तरह से ए अगर प्लस हो और सी माइनस हो तो आंसर आ जाएगा माइनस। ठीक हो गया, यहाँ पे माइनस रखा तो यहाँ पे फिर आ जाएगा ज़ीरो प्लस समथिंग, कोई सा भी नंबर ले लेना। ठीक है, ए सी ही ठीक हो गया। सो अब ए सी हमारा पॉजिटिव आ गया, तो जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है उसका तो ज़रूरी था कि वो नेगेटिव होता, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं रहा, तो फिर ये चॉइस कि एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। अब देखते हैं जब दोनों सेम हो, मतलब ए भी पॉजिटिव हो सी भी पॉजिटिव हो, बी तो ज़ीरो है तो ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, तो आ जाएगा ए सी, तो ये आएगा माइनस ए सी, मतलब ये एक नेगेटिव वैल्यू है, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा और जो इक्वेशन होगी वो एलिप्टिक होगी। सेम इसी तरह से इस सूरत में अगर हम करें तो ज़ीरो माइनस, तो ज़ीरो माइनस माइनस प्लस है, सो प्लस,
सो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। सो इसका मतलब है कि ये जो अजम्पशन हम लोग कह रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है। इन दोनों का आपस में इक्वल होना ज़रूरी है, मतलब अगर ए पॉजिटिव है सी भी पॉजिटिव हो, अगर ए नेगेटिव है तो सी भी नेगेटिव हो, और बी का हर हाल में 0 होना ज़रूरी है। सो यही चीज़ हम शो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम जो है अपने इक्वेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, फिर उससे फर्दर जो है हम अपनी इन कंडीशंस को प्रूफ भी करेंगे और ये प्रूफ होती हैं, ठीक है। सो अब इसी को इस्तेमाल करते हुए इन कंडीशंस को जो भी प्रूफ करना है, हम पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। a इज़ इक्वल्स टू सी, मतलब यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू a की, तो वो है a, और यहाँ पे c की वैल्यू रख लेंगे तो वो होगी। सो ये वैल्यूज जब इस तरफ आएंगी तो इन सब के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ऐसी बात है ना, माइनस, एंड इसके साथ भी आ जाएगा माइनस इक्वल्स टू 0। अब a कॉमन ले लेंगे तो एक्साई एक्स स्क्वायर और माइनस ईटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 2b कॉमन ले लेंगे तो एक्साई एक्स वाई और माइनस ईटा एक्स वाई। इसी तरह से c कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन नंबर 36 बन जाएगी। और दूसरी ये b इक्वल्स टू 0 लिख लेंगे, ये b इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 12 से b ले लेंगे, ये सारी b की वैल्यू है, ठीक है, सारी की सारी इक्वल्स टू 0, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 37 बच गई। इससे पहले जब हम अपनी फाइंड कर रहे थे कैनोनिकल फॉर्म्स या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस फाइंड कर रहे थे, तो जो हमारे पास पैराबोलिक और हाइपरबोलिक के मामले में इक्वेशंस आई थी वो हमारे पास कपल्ड इक्वेशंस नहीं थे, तो हमारे लिए आसान था कि हम अपनी एक्साई और ईटा के लिए जो कर्व्स हैं उनको फाइंड कर लेते। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास अब इक्वेशंस आई हैं ये कपल्ड हैं, बिकॉज एक्साई और ईटा दोनों इक्वेशंस में अपेयर हो रही हैं, इसमें दोनों की दोनों अपेयर हो रही हैं। सो इसको पहले हम डिकपल कर लेंगे और उसके बाद हम इन्हें सॉल्व करेंगे अपने कर्व कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस और कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के लिए। सो उसके लिए हम करेंगे ये कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 37 है ना, इसको 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने से ये आ जाता है, इसको सिर्फ 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 आयोटा, यहाँ भी 2 आयोटा, और ये ओपन कर लिया हमने, ठीक है। 2 आयोटा बी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 आयोटा बी को इस टर्म के साथ भी। सो ये वो दोनों टर्म्स आ गए, और ये लास्ट वाली टर्म विद 2 आयोटा के साथ। इसे इक्वेशन नंबर 38 कह लिया। अब हम 36 और 38 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो 36 और 38 को ऐड कर लिया। सो ये हमारे पास कुछ जो है वो टर्म्स बन गई 36 और 38 को ऐड करने से। जो हमारे पास ब्लू में टर्म्स हैं वो 36 की हैं, और जो रेड में है वो सारी 38 की हैं। सिंपल एडिशन है, सो दैट्स वाई हम इन्हें डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। अब a कॉमन ले लेंगे तो जो बाकी बचेगा एक्साई एक्स है माइनस ईटा एक्स स्क्वायर है। इसी तरह से ये देखिए ये भी ये वाली थी 2b, फिर 2b के साथ ये वाली टर्म भी है कॉमन, ये वाली भी, ये और ये चार 2b के साथ आ गई, c कॉमन ले लिया, मतलब यहाँ पे इस स्टेप में सिर्फ कॉमन्स लेने हैं। अब देखिए ये एक्साई एक्स प्लस आयोटा ईटा का होल स्क्वायर है। किस तरह से, अगर हम इसका स्क्वायर ओपन कर लें, ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करके देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी यहाँ पे ईटा एक्स है, बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, ठीक है, ऐसे ही आना चाहिए ना। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है जी -1 के। सो -1, सो बिल्कुल यही वैल्यू है जो हमारे पास ए का कोफिशिएंट है। तो इस वजह से हम इस टर्म को यूँ भी कह सकते हैं कि एक्साई एक्स प्लस आयोटा ईटा एक्स का स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो पहले वाली दो टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे एक्साई एक्स, और दूसरे वाली दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे ईटा एक्स आयोटा ईटा एक्स। तो कॉमन लेने से हमारे पास फाइनली ये दो टर्म्स फॉर्मुलेट हो जाएंगी, और ये हमारे पास स्क्वायर है जी एक्साई वाई प्लस आयोटा ईटा वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है। तो अब हम डिवाइड कर लेंगे अपनी इक्वेशन की जो दोनों साइड्स हैं इसको एक्साई वाई प्लस आयोटा ईटा वाई के होल स्क्वायर के साथ। सो इस सूरत में जो हमारी ये वाली इक्वेशन है उसे यूँ लिख सकेंगे, ए जैसे लिखेंगे जी एक्साई एक्स प्लस आयोटा एक्स का स्क्वायर, और डिवाइड करें हम इस टर्म के साथ, सो एक्साई वाई प्लस आयोटा ईटा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस टर्म को सिंप्लीफाई करके इस तरह से होल स्क्वायर में भी लिख लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास मौजूद हो ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, सो हम इसे लिख सकते हैं ए ओवर बी का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। इसी तरह हम बाकी जो हमारे पास टर्म्स हैं उन्हें भी डिवाइड कर लेते हैं। अब 2b वाली टर्म है हमारे पास
अब इसको डिवाइड करना है इस टर्म के दो पावर्स हैं, तो हम अगर इसे अलग-अलग करके लिखेंगे ईटा वाई एक्साई वाई प्लस आयोटा ईटा वाई। ठीक हो गया। सो देखिए एक कैंसिल होगी तो बाकी ये दो बच के यहाँ पे लिख लिया। और अगर इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो वो टर्म क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मतलब जो उसके ये वाली ब्रैकेट है ये ख़त्म होगी, टर्म ख़त्म नहीं होगी। सो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब अगर हम देखें कि हमारे पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लाइक जैसे हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास ये जो इक्वेशन मौजूद है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x के लिए, सो रूट्स भी किसके हम कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन में, x के। सो x के रूट है इस इक्वेशन से -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी ओवर ए। इसी तरह से इस इक्वेशन को देखें तो ये भी बिल्कुल उसी की तरह की है, बस फ़र्क कितना है कि इस x की जगह पे ये सारी फ्रैक्शन मौजूद है, x की जगह पे ये फ्रैक्शन मौजूद है। ठीक है। सो अगर रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो इस पूरी टर्म के कैलकुलेट करेंगे ना, जैसे यहाँ पे x के थे, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक है और रूट्स भी हमारे क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। सो इस इक्वेशन के रूट्स अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए इस तरह से उसको लिख सकते हैं। ये सिर्फ इस सारी की सारी टर्म x की जगह पे लिखी हुई है और बाकी रूट्स वही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कोफिशिएंट सेम थे। अब रूट्स अगर वही हैं तो देखिए अगर इसके दो रूट्स आते हैं तो उन्हें हम अलहदा करके लिख लेते हैं। एक बार किस तरह से लिखते हैं, प्लस में, और एक बार लिख लेते हैं माइनस में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा प्रियोर काम है जो हमने करना है, वो ये है कि जो हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है। हमने कहा कि हम स्टडी कर रहे हैं एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को। सो एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कब एलिप्टिक होनी थी, जब ये जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ये नेगेटिव होती, मतलब लेस देन 0 होती। तो अगर इसे कहना हो कि ये नेगेटिव है, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। सो ए सी माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा। सो अब देखिए ये नेगेटिव है ना, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें दोबारा इसी पे पहुंच जाएंगे। सो बस इस तरह से लिख लिया। और अब अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें, सो हमें पता है कि स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। ठीक है। सो इसकी जगह पे जो है इसको यूँ लिख लें, अगर सिंप्लीफिकेशन के लिए -1 अलहदा लिख लें और इसे ऐसे अलहदा लिख लें ए सी माइनस बी स्क्वायर। सो इसकी जगह पे हम आयोटा लिख देंगे। ठीक है। तो यही काम सिंपल यहाँ पे किया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए -b प्लस माइनस और आयोटा, और ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी ऑब्वियसली अंदर चेंज होगी बिकॉज वी हैव टेकन माइनस कॉमन। अब हमने सिंपल इसको नाम दे लेते हैं जी, ये जो हमारे पास x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है। इसको अल्फा x कह दिया, इसको अल्फा y कह दिया, मतलब अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सेम हियर बीटाज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड बीटाज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इनको सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये कपल्ड है, हम यहाँ से जो है सिंपल एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑब्टेन करना चाह रहे हैं। सो हमने इसको सिंगल एक वेरिएबल का नाम दे दिया, उसको अल्फाज में रख दिया, उसको बीटाज में रख दिया। और क्लियरली देख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास अल्फ़ा है, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू ऑब्टेन होगी, तो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएगा। और इस तरफ भी बीटा के लिए सॉल्व करेंगे, बीटा की वैल्यू ऑब्टेन होगी, तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएगा। लेकिन सिर्फ फ़र्क कितना है इसमें कि अगर हमारे पास देखिए जी होता है ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, तो जी बार अगर हो ए माइनस आयोटा बी, तो हम कहते हैं कि जी इज़ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जी बार, या फिर जी बार इज़ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जी। सेम इसी तरह से बीटा ऑफ एक्स वाई जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है अल्फा ऑफ एक्स वाई का। हमें पता है कि जो हमारे पास कर्व है अल्फा एक्स वाई अलोंग द कोऑर्डिनेट लाइन, ये कांस्टेंट है, इसलिए उसका टोटल डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। सो टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिख लेते हैं। टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन सिंपली अगर एक फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स वाई है उसके लिए लिखनी हो तो पहले उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर उसी फंक्शन का डिफरेंशियल एक्स हो गया, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो सेम इसी तरह से हमने अपनी इक्वेशन नंबर 39 लिख ली है। जो स्लोप होती है इस तरह की इक्वेशंस की, वो इस तरह से फाइंड की जाती है। अब कैसे फाइंड किया हमने जी, सिंपल अल्फा एक्स और डी एक्स एक तरफ रख लेते हैं और अल्फा वाई डी वाई दूसरी तरफ ले जाते हैं। सही है। सो अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, या फिर अल्फा एक्स ओवर अल्फा वाई की वैल्यू चाहिए हमें। यहाँ पे देखिए अल्फा एक्स ओवर अल्फा वाई की वैल्यू है। सो अल्फा एक्स इसी तरफ रख लेते हैं, तो अल्फा एक्स इसी तरफ, अल्फा वाई इधर नीचे लिख लेते हैं, और यहाँ पे माइनस डी वाई बाई
dx, जो dx यहाँ पे था इस तरफ ले गए। अब अल्फा x ओवर अल्फा y की हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, माइनस dy बाई dx। हम ये कर सकते हैं कि अपनी इस वैल्यू को जो हमारे पास ऊपर इक्वेशंस आए हैं ये वाली, इनमें इस्तेमाल कर लें। सही हो गया। सो अल्फा x ओवर अल्फा y की जगह पे हम लिखते माइनस dy बाई dx। सही हो गया। और यहाँ पे आएगा जी हमारे पास माइनस b प्लस आयोटा ए सी माइनस बी स्क्वायर। सो और नीचे ए। ठीक हो गया। अब माइनस को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, या दोनों तरफ को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस ये भी प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस इक्वेशन से भी हम लोग जो है फाइंड कर सकते हैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू से, क्योंकि वो कर्व भी जो है अलोंग द कोऑर्डिनेट लाइन कांस्टेंट है, उसका भी जो डिफरेंशियल होगा ऑब्वियसली वो 0 होगा। सो इस वजह से उसकी भी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास यूँ कह लें क्या आता, बीटा x ओवर बीटा y इज इक्वल्स टू माइनस dy बाई डी एक्स। सही हो गया। तो उसे भी सॉल्व करने से हमारे पास ये भी आ रहा होता, माइनस dy बाई डी एक्स और माइनस b माइनस आयोटा ए सी माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। दोनों तरफ को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास ये रूट बन जाता है। ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 40 और 41 जो है हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड इक्वेशंस हैं। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हैं फॉर आवर ओरिजिनल जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है। तो जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स है, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे वो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस होंगे, मतलब उनमें कॉम्प्लेक्स फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। ऑब्वियसली डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो फंक्शन होगा, लेकिन वो फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। इसी तरह से हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो जो ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स ही होगा। सो इक्वेशन नंबर 40 का सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 42 में गिवन है, एंड सेम द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 41 इज गिवन इन इक्वेशन नंबर 43। फाई ऑफ एक्स वाई और जाई ऑफ एक्स वाई दोनों हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। ये दोनों फंक्शंस कॉम्प्लेक्स नहीं हैं, जबकि अल्फ़ा और बीटा ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन है कॉम्प्लेक्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के। ठीक है, तो इस वजह से सिर्फ अल्फ़ा और बीटा ही कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं। अब जो सोल्यूशन हमें इक्वेशन नंबर 40 का ऑब्टेन हुआ है 42 के फॉर्म में, हम लेट करते हैं कि वो एक्साई के इक्वल है, और जो सोल्यूशन हमें ऑब्टेन हुआ है 41 का इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 43, उसे लेट करते हैं कि ये ईटा के इक्वल है। सो इन दोनों को इक्वेशंस को नाम दे लेते हैं 44 और 45। अब हम इक्वेशन नंबर 11 जिसमें हमारे पास ए बार की वैल्यू गिवन है उसे इस्तेमाल करेंगे, और अपने इस इक्वेशन नंबर 44 को इस्तेमाल करेंगे ये शो करने के लिए कि जो हमारे पास ए बार है वो सी बार के इक्वल है और बी बार जो है वो 0 होगा। इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 13 जिसमें हमारे पास सी बार की वैल्यू गिवन है उसे और इक्वेशन नंबर 45 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये शो करने के लिए कि ए बार जो है सी बार के इक्वल है और बी बार जो है वो 0 होगा हमेशा। सो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि ए बार इज इक्वल्स टू 0। अब एक्साई एक्स की वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 44 से सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस तरह से एक्साई वाई मतलब ये है कि एक्साई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो यहाँ पे अगर हमने एक्साई अल्फा के इक्वल लिखा हुआ तो यूँ भी लिख सकते हैं ना, 5 प्लस आयोटा जाई। तो जब x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव्स होंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, और जब y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पे सिर्फ y लिख देंगे। बस हमने एक्साई की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की हैं। फिर यहाँ पे इस टर्म का ब्रैकेट जो स्क्वायर है वो एवेलुएट कर लिया गया है, इस टर्म का स्क्वायर भी एवेलुएट कर लिया गया है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जस्ट लिख दिया गया है। सिंप्लीफिकेशन वेरी बेसिक है, आप उसको कर सकते हैं। फिर अगेन ब्रैकेट ओपन कर ली है कि ए को इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, टू बी को इन सब के साथ और सी को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लिया गया है, बहुत आसान तरीके से। अच्छा अब देखिए जो हमारे पास ब्लू टर्म्स में मैंने हाईलाइट की हैं ये वाली 1, 2 और 3, अगर इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं, फिर इसी तरह से रेड जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं उनमें से, ग्रीन वालों को भी हम जो है अगर इकट्ठा करके लिख लें तो देखें ये जो हमारे पास ब्लू वाली है ये ए बार की इक्वल है। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 11 में गिवन है ये सी बार की इक्वल है, और ये इक्वेशन इक्वल है हमारे पास 2 आयोटा बी बार के। अब अगर ये इक्वेशन इक्वल्स टू 0 हो तो ये सिर्फ इसी सूरत में 0 होता है जब इस तरह से हो जी ए माइनस सी 0 के इक्वल हो। ठीक है, बी भी 0 के इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों तीनों के तीनों टर्म्स में अगर ये रिलेशन हो और वो 0 हो
तो फिर ही ये इक्वेशन 0 के इक्वल आएगी। इस इक्वेशन से देखें ए सी बार के इक्वल आ रहा है और बी बार इज इक्वल्स टू 0। सो इसका मतलब है कि जो एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके ज़रिए से हमने रूट्स फाइंड की, ठीक है, वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। जैसे हमने शुरू किया था कि ए बार और माइनस सी बार को लेके चले थे, ठीक है। सो ये देखें ए बार इज इक्वल्स टू सी बार और बी बार इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशंस लेके हम चले थे, इक्वेशन नंबर 36 एंड 37। फिर हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड की, ठीक है, और उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो है वो फाइंड की। तो ये रिवर्स में दोबारा करने का मकसद सिर्फ यही था कि जो हमने अजम्पशन ली थी क्या वो ठीक थी या नहीं थी। जहाँ से हम शुरू हुए थे हम दोबारा वहीं पे पहुँच गए, तो इसका मतलब है कि अजम्पशन जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। सो यहाँ पे एलिप्टिक के केस में ऑब्वियसली वी हैव लर्न ए बार इज इक्वल्स टू सी बार एंड बी बार इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अलावा हमें पता है कि बी बार जो है वो 0 होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 10 है, ठीक है, जो हमने ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन लिखी है। 1 को ट्रांसफॉर्म किया था एक्साई ईटा कोऑर्डिनेट्स में और वो इक्वेशन नंबर 10 बनी थी। सो अब ए बार को अगर सी बार के इक्वल रखें, या तो दोनों में ए की जगह पे भी सी बार लिख देंगे और बी सी की जगह पे भी सी बार ही लिख देंगे, या ऐसे किया जा सकता है कि ए की जगह पे भी ए बार रहने दें और सी की जगह पे भी ए बार रहने दें। तो हम यही कर लेते हैं, ए की जगह पे भी ए बार ही रहने देते हैं और सी बार की जगह पे भी ए बार लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा बी बार जो है वो हमारे पास 0 है और ये बाकी का सारा फंक्शन जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्साई ईटा के, और इसके अलावा विदाउट डेरिवेटिव टर्म्स भी हो सकती हैं और खुद फंक्शन भी हो सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल यू, ठीक है। अब ये टर्म 0 हो गई और इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, ए बार कॉमन ले लें इन दोनों टर्म्स में से, तो यहाँ से यू एक्साई यहाँ से यू ईटा ईटा और ये टर्म एज इट इज़। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। कुछ बुक्स में एक्साई अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और ईटा जो है अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 आयोटा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और हमें पता है कि अल्फ़ा और बीटा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आई थी, यानी जो हमारी ऑर्डिनरी इक्वेशंस आई थी उनका सोल्यूशन आया था। इसके अलावा कैनोनिकल फॉर्म एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑब्टेन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो दो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आई हैं इनमें से दोनों को इस्तेमाल करने की बजाय किसी एक को ही इस्तेमाल कर लिया जाए। इससे होता यह है कि कैलकुलेशन आसान और कम होती हैं। अब एक क्यों ले सकते हैं हम, क्योंकि ये दोनों इमेजिनरी हैं, 42 भी इमेजिनरी है, 43 भी इमेजिनरी है, तो दोनों का बिहेवियर क्या होगा, सेम ही होगा। तो इस वजह से बेहतर ये है कि किसी एक को ही लिया जाए और अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाए। तो मोस्टली 42 को लिया जाता है, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है वो जी एक्साई फाई ऑफ एक्स वाई को हम एक्साई ले लेते हैं और जाई ऑफ एक्स वाई को एज ए ईटा ले लेते हैं। सो यहाँ पे जब हम ईटा लेंगे तो साथ हम आयोटा बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू ऑब्टेन द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक कर्व को इस्तेमाल किया जाए। जो एग्जाम्पल हमने ली है वो है यू एक्स एक्स प्लस 2 यू एक्स वाई प्लस 4 यू वाई वाई प्लस 2 यू एक्स प्लस 3 यू वाई इज इक्वल्स टू 0। तो जो तरीका हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो ये है कि हम कोफिशिएंट्स ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स में जो है वो फाइंड करेंगे और उनके थ्रू हम कैनोनिकल फॉर्म अपनी ऑब्टेन करेंगे। मतलब हम ए बार बी बार और सी बार इन सबको कैलकुलेट करेंगे और फिर उनकी हेल्प से हम कैनोनिकल फॉर्म जो है ऑब्टेन करेंगे। सो इसे रीराइट कर लेते हैं जी, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब हम इसे कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं विद द इक्वेशन जो हमारे पास जनरल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम उसके साथ इसे कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग देखें कि हमारे पास यहाँ पे a है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। सो हियर a इज़ इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, सो 2b इज़ इक्वल्स टू b, सॉरी 2, एंड इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 बच जाएगा। यहाँ पे c है, यहाँ पे 4 है, c इज़ इक्वल्स टू 4, d इज़ इक्वल्स टू 2, e इज़ इक्वल्स टू 3, f कुछ भी नहीं 0 एंड g इज़ इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं जी, जो है डेल इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए और सी
ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 4 दैट इज -3. सो डेल इज इक्वल्स टू -3 विच इज लेस देन 0. सो एज del is less than 0, this implies that equation number 1 is elliptic. सो अब चूंकि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास एलिप्टिक है, सो हमारे पास कोई भी रियल फैमिलीज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी. इस सूरत में जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगी और जो उनसे सोल्यूशन आएंगे वो भी कॉम्प्लेक्स सोल्यूशंस ही ऑब्टेन होंगे. इस सूरत में जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसके लिए जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे वो इस तरह से डिफाइन की जाती हैं. b प्लस माइनस आयोटा AC माइनस बी स्क्वायर ओवर a. फिर अगर अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें वो है जी dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा और AC माइनस बी स्क्वायर वी नो दैट इट्स 3. डिनोमिनेटर में a, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये आ जाएगा dy बाई dx 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3. ये एक्चुअल में यही बात हमने जो है इस तरह से लिखनी थी. जो अगर हम डायरेक्ट लिखें तो वो ऐसे थी जी b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस AC, ठीक है, ओवर a. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 3 ओवर 1. इसको यूँ भी लिखा जा सकता है 1 प्लस माइनस 1 और स्क्वायर रूट 3 ओवर, इसको 1 को ख़त्म कर दें और स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल्स होता है आयोटा के. सो इस तरह से कर ले या इस तरह से कर ले दोनों सेम ही होंगे, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो इससे जो है हमारे पास दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएंगी. एक है जी dy बाई dx प्लस के साइन के साथ लिख लेते हैं और दूसरी लिख लेंगे माइनस के साइन के साथ dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3. ठीक हो गया. अब हम इनको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे. सो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 dx और इस तरफ भी dy इधर रहेगा और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 dx. इंटीग्रेट कर लें अगर हम दोनों साइड्स को, दोनों इक्वेशंस को, तो ये हो जाएगा जी y इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड y इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे भी x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब अगर हम इनको कांस्टेंट्स के लिए सॉल्व कर लें तो c1 इज इक्वल्स होगा y माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 x और यहाँ पे भी होगा जी c2 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3x. अब यहाँ पे हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आ गई हैं. इसे हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लेते हैं और ये जो हमारे पास दो PDEs आई थी इन्हें हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का नाम दे लेते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस थी, ठीक है, और उनके सोल्यूशन से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आ गई हैं. ये ऐसी कर्व्स हैं जिनके अलोंग हमारी PDEs जो है वो एक्साई ईटा कोऑर्डिनेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी. अब तरीके बहुत सारे हैं, 2 से 3 हैं. डिफरेंट राइटर्स, डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट तरीके से जो है यहाँ से एक्साई और ईटा की सिलेक्शन करते हैं. ठीक हो गया. कुछ ये है कि इन दोनों को ऐड करते हैं और फिर 2 पे डिवाइड कर देते हैं, एक्साई का नाम दे देते हैं. इनको ऐड करते हैं और डिवाइड बाई 2 आयोटा करते हैं, ईटा का नाम दे देते हैं. कुछ इनमें से अल्फ़ा और बीटास को जो है आइडेंटिफाई करते हैं. हम ये करेंगे कि हम इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को ले लेंगे, इनमें से किसी भी एक कर्व को ले लेंगे, बिकॉज दोनों का बिहेवियर तो इमेजिनरी है, ठीक है, दोनों रियल नहीं है. सो बोथ ऑफ देम विल गिव दी सेम रिजल्ट. सो इसे हम कोई भी एक चूज़ कर लेंगे, या तो 4 चूज़ कर लेंगे या फिर 5 चूज़ कर लेंगे. सो वट आई विल प्रेफर इज़ दैट हम 5 इस्तेमाल कर लेंगे. इससे हमारा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो स्क्वायर रूट 3 में आ जाएगा. साइन की इतनी हमारे पास वो परेशानी नहीं रहेगी. लेकिन अगर 4 भी चूज़ करेंगे तो उससे बिल्कुल ही सेम आंसर आएगा. सो चूजिंग बाय, जो हमारे पास इसका रियल पोर्शन है इसको हम दोबारा लिख लें. अगर c2 इज इक्वल्स y माइनस x माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3x, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 है. इसका रियल पार्ट जो है हम इसे लिख लेंगे कि ये एक्साई है विच इज़ y माइनस एक्स, और इमेजिनरी पार्ट हम लिख लेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ईटा है. ठीक हो गया. अब हम लोग इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि जो हमने एक्साई और ईटा ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स चूज़ किए हैं
वो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन को इन्वर्टेबल बनाते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमें जैकोबियन कैलकुलेट करना होगा, सही है। सो जैकोबियन कैलकुलेट करना होगा एक्साई और ईटा का, सो विच इज इक्वल्स टू एक्साई एक्स, एक्साई वाई, ईटा एक्स और ईटा वाई। सो यहाँ पे हम कुछ डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्साई एक्स माइनस वन, एक्साई वाई इज इक्वल्स टू वन। इसके अलावा तमाम डेरिवेटिव एक्साई एक्स एक्स, एक्साई एक्स वाई, एक्साई वाई वाई, वो सब क्या है, ज़ीरो है। इसी तरह से हम ईटा के भी डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्साई ईटा एक्स जो है वो आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट थ्री। इसके अलावा तमाम डेरिवेटिव ईटा एक्स एक्स, वाई वाई वाई, एक्स वाई, ये सब क्या है, ज़ीरो है। तो चलिए इसमें भी अब पुट करके देख लेते हैं। एक्साई एक्स हमारे पास आ रहा है माइनस वन, एक्साई वाई वन, ईटा एक्स है जी स्क्वायर रूट थ्री और ईटा वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारे पास आ रहे हैं माइनस स्क्वायर रूट थ्री। तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। जब हमारा जैकोबियन ज़ीरो के इक्वल ना हो तो ये आइडेंटिफाई करता है कि जो हमारी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो पॉसिबल है। नाउ we know that the canonical form of the second order partial differential equation is given by, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे लेते हैं, ठीक है। सो अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर ये सेकेंड ऑर्डर पीडीई की कैनोनिकल फॉर्म है, हमारी जो गिवन इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 में जो क्वेश्चन था हमारा वो भी सेकेंड ऑर्डर है। सो उसको फाइंड करने के लिए हमें इसे फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम इन कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे। अब ए बार की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर बी बार और फिर सी बार को भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से डी ई एफ जी सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इन सब में कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो है सब्स्टिट्यूट करके ए बार, बी बार, सी बार, डी और ई की हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम ये करेंगे कि इक्वेशन नंबर 7 to 11 और साथ में ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 12 है, इसे हम इक्वेशन नंबर 6 में इस्तेमाल कर लेंगे और हमारे पास जो रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म होगी वो आ जाएगी। अब इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं जी, बिल्कुल आसान बेसिक कैलकुलेशन। सो 1/3 यू एक्साई प्लस अब 2 स्क्वायर रूट 3/3, स्क्वायर रूट 3 से हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट होके दोबारा से वही बन जाएगी। सो यू ईटा सो इज इक्वल्स टू 0, 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। सो ये इसके साथ कैंसिल आउट होके हमारे पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3, ठीक हो गया। और ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। So we will be left with 2 over square root 3. So this is the required canonical form of the equation number 1, which is given by equation number 13.